हेलो। तो मेरा लगन कौन से अंश में गया? जैसे मान लीजिए मैं मेरी बात करता हूं, मेरे लगन जो है वो 2 डिग्री करीब का है मीन। आपको तुरंत 10 डिग्री से कम है तो यही जाएगा, तो मेरा दृष्टांत भी मीन का ही बनेगा। और पहला है तो दृष्टांत में पहला क्या रहेगा? नारद। आप समझ लो ना, दृष्टांत में क्या पहला क्या रहेगा? मेरा नारद मिल जाएगा। लगन से 0 से 10 है तो नारद मिल जाएगा। मेरा जो हो रहा है वो चंद्रमा की जाएगी, क्योंकि लगन मेरा समराशि में 2 डिग्री का है। तो बताओ किसकी जाएगी? चंद्रमा की जाएगी ना भाई। समराशि में 0 से 15 तक चंद्रमा की होरा में जाएगी, तो चंद्रमा की होरा में जाएगी। दृष्टांत मीन में जाएगा, पहला वो है तो वह नारद में हो गया। और चतुर्थांश मेरा इसमें जाएगा सनक में। तो ऐसा पंडित जो सन की है अभी तक चंद्रमा की होरा में गई, तो यह ज्ञान मेरे को सहज मिला, थोड़ी मेहनत करी, सहजता हो गई। फिर उसके बाद मेरी जो प्रवृत्ति है वो नारद की तरह है, इसलिए मैं ये ज्ञान फैलाने में मेरा विशेष इंटरेस्ट रहता है। और फिर मेरी सनक जैसी प्रवृत्ति है, सन की टाइप प्रवृत्ति है। जो जुनून चढ़ गया तो वो चढ़ गया। तो मैंने जब भी कुछ किया जिंदगी में, क्योंकि मेरे कुछ प्रभाव ऐसा रहा कि मैं बीच में डिबेट होता गया कभी कभी, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो सनक के स्तर पे किया। उसके लिए कुछ भी करना पड़ा, चाहे इंग्लिश सीखने के लिए मेरे को पैर ही पकड़ने पड़े मेरे गुरु के। जब मैंने वो किया, तब मैं जब स्कूल में जुड़ा तो 7 साल मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब छोड़ दी थी। अब नौकरी में लगा तो जब काम करने लगा तो नौकरी सब कुछ छोड़ के नौकरी में रहा, सब कुछ नौकरी में किया। और अब ज्योतिष का परम ज्ञान मिला है और वो मान लिया है, तो मेरे लिए ज्योतिष से बड़ा कुछ नहीं। ज्योतिष से जीवन है, अगर जिस दिन ज्योतिष नहीं लूंगा उस दिन ये जीवन खत्म है, उस दिन के बाद जी नहीं पाएंगे। मेरा जीव जो है ज्योतिष में ही है, ये मेरे घर वालों को भी पता चल गया और मुझको खुद को पता है कि जिस दिन मेरा ज्योतिष खत्म होगा वो मेरा अंत है। तो वो देखिए हाउ कितना प्रिसाइज है। अब देखिए कितना प्रिसाइज है। अब मेरा मीन लगन में दृश्य चतुर्थांश बनता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है आपसी प्रेम। मैं मेरे ऊपर लगा रहा हूं, आप सब भी अपने ऊपर लगाए, है ना? तो ये आपको इनके बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल एक्यूरेट पाओगे आप। अब मेरे ज्यादातर ग्रह जो है ना चंद्रमा की राशि, देखिए मैं इसमें बनाता हूं। ज्यादातर ग्रह मेरे चंद्रमा की राशि, तो कहने राशि की है। तो सनक, सनंदन, कुमार और सनातन, तो ये चतुर्थांश, चौथा भाग। बनाने का तरीका हमको पता होना चाहिए। चौथा भाग करते हैं और 4 गिनने के बाद फिर जो अगली राशि जाएगी, जो अगला 1 2 3 4 5 आप टेबल पढ़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, इस तरह से टेबल पढ़ी हुई मिलेगी आपको। उसके आगे लिखा हुआ मिलेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अपन को बनाना नहीं, फिर भी पता होना चाहिए कि कितने का होता है। अगर समय की बात करूं, मैं थोड़ा मेरे से छूट गया, तो मेरी लगन जो है D1 120 मिनट की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरी होरा 60 मिनट की है, तो मेरा दृष्टांत कितने का हो जाएगा?
1/3 140 दिया 40 40 मिनट। तो मेरा चतुर्थांश कितने का हो जाएगा? 30 मिनट का। 30 मिनट का। इस प्रकार हर वर्ग कुंडली का समय है। अब इसको हम प्रिसाइज करते जा रहे हैं। तो जहां हम 30 डिग्री से कितने पे आ गए? 15 पे, 15 से आगे 10 पे, 10 से आगे 7.5 पे। तो डिग्री वाइज भी हम श्रिंक होते जा रहे हैं और समय वाइज भी हम श्रिंक होते जा रहे हैं। साथ ही हम उसका पर्टिकुलर नाम से उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं। यानी D1 में मेरा वर्ग कुंडली में मैं कौन से अंश में जा रहा हूं, ठीक है ना। कुमुलेटिव जो षोडश वर्ग का है, कुमुलेटिव विश्लेषण के लिए कुछ विशेष बातें वो मैं आगे बताऊंगा कि दशांतर दशा में क्या क्या किस तरह से वो होता है, वो आगे बताऊंगा। तो ये क्लियर हुआ आपको? चतुर्थांश, तो चतुर्थ भाव से जो भी चीजें मैं देखूंगा वह सब आएगी। उसके अलावा प्रेम प्रसंग है, बंधुत्व है ना। अब बात आती है कि चतुर्थांश के सुख होने पर मैं सुखों को बड़े ही सहजता से प्राप्त करूंगा और आनंद के साथ भोगूंगा। अब मेरी कुंडली में सुख खूब दिखा रहा है, लेकिन मेरा चतुर्थांश विपरीत है। तो सुख तो है लेकिन वो मेरे को इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। और अगर वह उसको सहयोग कर रहा है तो मेरे को वह सुख आसानी से मिलेगी। अब मान लीजिए चतुर्थांश का जो स्वामी है, जो जो लग्नेश है, वह अष्टम में चला गया, तो सुख को आसानी से लेने देगा? नहीं लेने देगा। सुख क्या है, वो मृत्यु करेगा। समझ लो। मान लीजिए मेरे सुख भाव का स्वामी D1 का स्वामी मेरे अष्टम में छठे में आके बैठ गया यहाँ, तो वह संघर्ष, रुकावट, बाधा, रोग उसके बाद उत्पन्न होगा। और मेरा सुख किनके हाथ में रहेगा? शत्रुओं के हाथ में, रोग के हाथ में, ऋणों के हाथ में। यानी कि वो साथ साथ भोगवाएंगे मेरे। समझ लो आप मेरी बात। और उसी के स्थान पर अगर मान लीजिए वो नवम भाव में चला गया और बढ़िया होगा, तो वो भावत्व। तो इंडिविजुअल इनकंटेस्ट D1 और बाकी जो मैंने आपको बताया वह सबको कुमुलेटिव आपको तीनों चीजों को देखना ही पड़ेगा। माता का विचार हम चौथे भाव से करते हैं, चतुर्थांश में करें। तो भाग्य मेरा किससे जुड़ा है? The only destiny maker in the world is mother. अगर मदर, माँ समझदार है, माँ बच्चों को पूरा सहयोग करती है, तो वही भाग्य निर्माता है। इसलिए मेरी मातृत्व संबंधी शिक्षा, यानी वह शिक्षा जो मेरे को पैदा होने से मिली है, पैदा होने से शुरू हुई है, इवन मैं जब पेट में था तब से मिलना शुरू हुई है। जैसा कि आपने अभिमन्यु के केस में पढ़ा होगा कि बच्चा वहां से सीखना शुरू करता है, वहां से उसकी डेस्टिनी बढ़ना शुरू होती है। इसलिए सुख, माँ और भाग्य, इसलिए इसको यूनिवर्सिटी भी कहा गया है इस भाव। This is the university which begins with the inception of yours in the womb of the mother. आप माँ के गर्भ में हो तो वो 9 महीने आपकी यूनिवर्सिटी है। हम जानते हैं कि पहले 4 साल बच्चा किसके कर्मों का फल पाता है? आपको पता है, माता के, उसके अगले पिता के, और उससे अगले स्वयं के। तो 4 साल तक उसकी यूनिवर्सिटी कौन है? मदर। तो उसके सुखों की निर्मात्री कोई है तो वो है माता। इसलिए माँ क्या है? भाग्य विधाता। माँ कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी को हम इसलिए माता कहते हैं। सर फिर चतुर्थांश देखेंगे तो उसमें जब सूर्य से
संबंध स्थापित करके गर्भ से मेरे को पैदा किया, दैट इज इंसेप्शन ऑफ माइंड, राइट। तो मेरे को जननी और जगत जननी दोनों की सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, राइट। तो एक जो भी फीमेल्स हैं, स्त्री वर्ग है, वह भी सुने, इसको फैलाए, इसको प्रसारित करें। द ओनली ऑन दिस अर्थ which can make a destiny of a person is mother. What you are feeding to your progeny, to your child, that you make of destiny of its, right? आप कैसा आचरण कर रहे हैं, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपकी बोली वाणी कैसी है, आपका कैसा एनवायरनमेंट है। अगर माता बच्चे के गर्भ से लड़ाई झगड़ा, क्रोध, अवसाद, विषाद, डिमांडिंग, उल्टे सीधे विचारों के अंदर डूबी रहती है, उसके बाद भी संतानोत्पत्ति के बाद वह इन्हीं प्रक्रियाओं को जारी रखती है, तो वह कुछ नहीं कर रही, अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रही है। जितना कष्ट हो वो सहन करें, लेकिन बच्चे को सर्वोत्तम दें, प्रफुल्लित रहे, आनंदित रहे, सूखा पाके रहे। कितना भी कष्ट आ रहा हो उसको सहन करें आनंद के साथ, क्योंकि आपका बच्चा अगर भाग्यवान है तो वही आपको आगे सुख देगा। और बच्चे के मन मस्तिष्क में जो स्थापित हो गया वही आपको रिटर्न देगा। जो आज हम सुन रहे हैं ना, आज हम इस व्यवस्था में, लेकिन थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट पे इसलिए बात कर रहा हूं मैं, कि माँ बाप को बच्चे पितर वहां छोड़ जाते हैं वृद्धाश्रम में, उनको दूध देते हैं, खाना नहीं देते, प्रतिक्त कर देते हैं। पहले नहीं होता था, पहले वो घर का परिवार का हिस्सा होते थे लोग सामूहिक रूप से। भाई अभी क्यों हुआ? इसका कारण है, अगर आप 50 साल पहले जाओगे, सन 1980 के बाद भौतिकतावाद का जबरदस्त ढंग से उदय हुआ है। तो कम्युनिटी परिवार से एकाकी परिवार, और एकाकी परिवार की सबसे ज्यादा पीड़ा कोई सहन करता है तो वह स्त्री करती है। और स्त्रियों के अंदर जो एक, आप देखिए, मैं स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, पर जगत जननी है, जननी मां है, उसका दायित्व पूरे सोसाइटी को पढ़ाने में है। तो वह बच्चे जो उस समय में पैदा हुए हैं या उस दौर में जिनका हो रहा है, वो निश्चित रूप से मानिए कि अगर उनकी माताओं ने जरा सा भी उगाया तो उनको पीड़ा देने वाले ही है, कोई बिल्ला ही बचेगा, राइट। इसको विषय था इसलिए मैं बता थोड़ा सा ना, तो प्रफुल्लित रहना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए, जैसा भी है उसको आनंदित करना चाहिए, बच्चे को बेस्ट, आपके बेस्ट विचार वह देने चाहिए, राइट। तो ये चतुर्थांश मैं समझता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। इनके संबंध में और आगे बताऊं, अगर मान लीजिए किसी की चतुर्थ भाव की राशि चतुर्थांश का लगन हो जाती है, वो तो सुखी सुखी है, वह सुखी सुखी। अब इसमें भी पूरी कुंडली का विवेचन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हम करते आए हैं। इस संबंध में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। हाँ सोमा जी, आप पूछो। सर चतुर्थांश कुंडली में उसके कारक चंद्रमा को देखेंगे क्या? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज। आवाज नहीं जा रही है बताना चाहता हूँ सर। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? राइट। अब मैं ले रहा हूँ दशांश, 4 का मेरा कमिटमेंट है, 4
त्रिशांश। अब त्रिशांश का आशय क्या होता है? 30वां हिस्सा, कुंडली का 30वां हिस्सा। पर ऐसा तो हम नहीं करते, 30वां हिस्सा तो नहीं करते। त्रिशांश में हम 5वां हिस्सा करते हैं, 0 से 6, 6 से 12, 12 से, इसका जो सिस्टम है त्रिशांश। त्रिशांश का मतलब तो ये हो गया कि मेरे को 30 डिग्री के 30 टुकड़े करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, हम 5वां हिस्सा करते हैं जो लगभग 6 का होता है। इसको बढ़ाने की विधि में थोड़ा अंतर है कि अगर ये विषम राशि है तो 0 से 6, 6 से 12, 6 से 10, 10 से 0 से 6, 6 से 12, 6 से 10, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, इसमें कुछ चेंजेस है। 0 से 5, 0 से 5 है, इसमें 1 डिग्री का अंतर है। इसमें गिनने में कुछ हिस्से बढ़ते हैं और कुछ कम होते हैं। ये वराह में जी ने चेंज किया है, सही बात है। इसमें 0 से 5, 5 से 12, 12 से 18 इस तरह से है। और सम राशि में 0 से 6, 6 से 10, 10 से 18 और ऐसे इस तरीके से है। एक जगह चेंज है, वो मैं अभी देख के बता दूंगा। तो इसके 5 हिस्से किए जाते हैं, 5 हिस्से किए जाते हैं। एक मिनट वो देखिए। विषम राशि में 0 से 5, बिल्कुल सही है। विषम राशि में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। और सम राशि में 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। इस प्रकार से है ना, इस तरह से कुछ वो है, पर है 5 टुकड़ी, 5 हिस्से, ठीक है। अब ये 5 हिस्से हैं। अब इसमें बड़ी बात है क्या, मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पाया हूं, ये पंचम भाव का विभक्ति है। नाम त्रिशांश है, पंचम भाव की विभक्ति है। तो पहली संतान पंचम भाव से आती है। मेघा प्रतिभा, विवेक, मनोरंजन, है ना, पद, पूजा, प्रतिष्ठा, पूर्व जन्म के कर्म, जो भी मैं पंचम से देता हूं वह, साथ ही इष्ट की सिद्धि, इष्ट की सिद्धि, व्यवहार विधि, मैं किस प्रकार व्यवहार करता हूं, इष्ट की सिद्धि, व्यवहार विधि, मेरी सोचने की क्षमता, विवेक यानी कि विजडम, मेरा आईक्यू, वह पंचम। बराहमिहिर जी ने पंचम भाव से स्त्री जातक का संपूर्ण विश्लेषण किया है। अब वो क्यों किया है कि संतान होगी तो स्त्री जरूर होगी। तो मैंने अभी आपको चतुर्थांश में बताया कि स्त्री ही बच्चे की डेस्टिनी निर्माता है। माता पिता का प्रभाव होता है कम, नहीं तो वो लगन से लेती। अब ये पंचम भाव जो है, ये इससे भी संतान, अब संतान की उत्पत्ति देगी माँ आएगी विवाह से। तो
तो स्त्री जातक का संपूर्ण वर्णन उन्होंने किससे किया है? त्रिशांत से, जो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट होता है। अब त्रिशांत से जैसे मैंने आपको बताया, मेधा, प्रतिभा, इसकी सिद्धि, व्यवहार विधि, ये सब आए, लेकिन आप क्या पढ़ोगे? त्रिशांत में लिखा हुआ समस्त अरिष्ट कुंडली है। क्या नाम है इसका? अरिष्ट कुंडली। और मैं बता क्या रहा हूं, अब ये तो अरिष्ट से कहीं संबंधित नहीं है। अगर ये कुंडली पीड़ित है, अगर ये कुंडली पीड़ित है तो समस्त अरिष्ट उत्पन्न करेगी। रोग, शोक, कष्ट, विघ्न, बाधा सब उत्पन्न करेगी अगर ये कुंडली पीड़ित है। यानी कि इस कुंडली का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? हमारे शास्त्र में कहा गया है कि विद्या और बुद्धिवान व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति, मेधावान व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति सारे सुख उत्पन्न कर लेगा। इसलिए इसको अरिष्ट कुंडली कहा गया। तो इसका सुबुद्ध सबसे ज्यादा जरूरी। किसी व्यक्ति के अरिष्ट कुंडली में अगर एकाध ग्रह भी उच्च के हो गए, अच्छे भाव में बैठ गए, एकाध ग्रह सौरासी हो गए, अच्छे भाव में बैठ गए, वह कुंडली का अरिष्ट बिल्कुल कम कर देता। समझो आप? साथ ही अरिष्ट कुंडली में यानी कि त्रिशांश में सूर्य और शुक्र का त्रिशांश नहीं होता। सूर्य और चंद्र का, सूर्य और चंद्र का त्रिशांश नहीं होता। अभी तो सूर्य के त्रिशांश का विश्लेषण करने के लिए मंगल और चंद्रमा के लिए शुक्र का विश्लेषण करना पड़ेगा। का विश्लेषण करें तो त्रिशांश का विश्लेषण जरूर करना चाहिए। इन तीनों बार इन कंटेंट्स टू द गिवन इंडिविजुअली एज वेल एज जो भी मैं आपको समझाऊंगा विभिन्न भागों के अनुसार। ठीक है ना? अब इसके 5 भागों के नाम क्या दिए, पढ़ती कैसे वो मैंने आपको बताया, उसका एक सिस्टम है वो आप लगाएं। पहला है वही यानी अग्नि। अगर मान लीजिए आपके विषम राशि है और आपका लगन 2 डिग्री का है तो वही मिलेगा यानी अग्नि। वायु दूसरा, तीसरा इंद्र, चौथा गणध और 5वां जलध। अब किसी का त्रिशांश चौथे में गया, चौथे भाग में गया तो क्या हो गया? धन। पंचम में जाएगा तो जलध, ये भी अच्छी। तीसरे में जाएगा तो इंद्र, दूसरे में जाएगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? वायु, और पहले में जाएगा तो वही अग्नि के समान। समझ लो आप? तो उसके मतलब पंचम भाव का प्रवृत्ति कैसी होगी? ऐसे। तो संतान की स्थिति भी कैसी आएगी? ऐसे। कैसे आएगी? ऐसे। अब संतान धन कारक है, वायु कारक है, इंद्र कारक है, उसकी मेधा, प्रतिभा, सोच, विजडम, व्हाटएवर जो भी है वो कैसी है? ऐसे। तो आपको ये भी लगाना पड़ेगा। साथ ही आपको जो मैंने दोनों विधि बताई उस तरह से, तो आप इस तरह से त्रिशांश का विश्लेषण करेंगे। मैंने आपको बताया त्रिशांश में सूर्य और चंद्र का त्रिशांश नहीं होता। सूर्य के त्रिशांश के लिए मंगल और चंद्रमा के त्रिशांश के लिए शुक्र का विश्लेषण करें। इसकी सिद्धि
IQ है ना, पित्र। हाँ, ये बात किया। सर ये देखिए मेरे पित्र कौन है? सूर्य मैटरनल साइड, चंद्र पैटर्नल साइड और गुरु, ये 3 मेरे पित्र हो। और अरिष कुंडली भी मेरे पितरों को इंडिकेट करती है। तो अरिष कुंडली में भी पापत्व आ जाए और ये भी पापत्व में चल जाए तो मेरा पितृ दोष नहीं, तो मेरा पितृ दोष बन जाता है। तो मेरे को पितरों का उपाय करना चाहिए, ठीक है ना। पितरों के क्या उपाय होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो ग्रह कहाँ का स्वामी है, कहाँ का कारक है, वो वर्ग कुंडली में कहाँ गया, किस प्रकार वो संबंध करके क्या उत्पन्न करेगा, ये सब आपको निकालना। सर इसमें इंद्र का मतलब क्या होता है? स्त्री जातक का संपूर्ण विश्लेषण जातक परिजात में वृहद जातक में बरामीर जी ने इसी से किया है। इवन पाराशरी में भी पाराशर भगवान ने भी त्रिशांश के आधार पर स्त्री जातक का विश्लेषण किया। आप देखेंगे वहां पाएंगे कि किसका त्रिशांश है। अगर अशुभ त्रिशांश है तो स्त्री कैसी होगी, त्रिशांश में अगर गुरु बैठा है तो स्त्री बहुत सौम्य होगी, सुशील होगी, ज्ञानी होगी, कलावती होगी, विद्या तो कलावती होगी, शुक्र है तो बहुत सुंदर होगी, कलावती होगी, विभिन्न प्रकार के रसों में आनंदित करने वाली होगी, है ना। अगर मंगल है तो वो लड़ाई झगड़े करने वाली, बदली, इस प्रकार से शनि है तो वैसी प्रवृत्ति होगी, राहु है तो वैसी प्रवृत्ति कैसी है वो सब उसमें। जिस प्रकार हम सप्तम भाव में देखते हैं इस स्पाउस की स्थिति क्या होगी, है ना। तो स्पेशली स्त्री जाति की वर्णन के लिए त्रिशांश कार्य है। देखिए यहाँ थोड़ा सा दुराचार है, क्यों? क्योंकि हम उस समाज से आए हैं जहां पुरुष प्रधान रहा है, तो पूरे शास्त्रों को जो है ना इस प्रकार बना दिया कि राजा पुरुष ही है। ऐसा नहीं है, इसको वाइस वर्सा, हम आधुनिक युग के ज्योतिषी हैं तो हमको एज ए स्पाउस काउंट करना है। भाई स्त्री का भी तो पति है, वो भी तो गड़बड़ हो सकता है, उसके भी अगर स्त्री के त्रिशांश में लगन में पापी ग्रह बैठा है तो उसका पति भी तो वैसा हो सकता है। तो हम स्पाउस की बात करें तो थोड़ा सा हम आधुनिक युग के ज्योतिषी हैं तो हम हमेशा स्त्री जाति पुरुष जाति के स्थान पर स्पाउस की बात करें, क्योंकि दोनों बरोबर है, ठीक है। इस संबंध में आपको सर एक बात पूछनी थी। हेलो हेलो, देख ले सर के पास नहीं जा रही मेरी आवाज। हेलो, ये क्या हो रहा है? स्विच टू एक्टिव स्पीकर, स्पीकर को एक्टिव करना है क्या? हेलो, हाँ जी स्वीटन जी। हेलो सर, सर मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? कुसुम जी स्पीकर कौन करो? आप लोग की आवाज ऑन नहीं हो रहा मेरा, करना यार। हेलो, बिल्कुल सही है सर, हेलो, बहुत क्लियर हो गया साहब। सर को अपनी आवाज जा ही नहीं रही। हाँ साहब, हमारी आवाज नहीं आ रही? हाँ, अपनी आवाज नहीं जा रही सर को, सर के पास में अपनी आवाज नहीं जा रही। अच्छा, हाँ अच्छा, अब सॉरी ये मैंने लगाया नहीं अब आ रही है? अब आ रही है साहब। हाँ, हाँ पहले भी मेरी आवाज तो आ रही थी ना पहले। आपकी तो आवाज आ रही थी लेकिन हम लोगों की आवाज आपके पास में नहीं जा रही थी। हाँ कुसुम जी बार बार में, हाँ कुसुम जी बार बार में कोई सवाल पूछना चाहती है। हाँ तो मैं क्या ये कान का लगाना भूल गया बताइए बताइए। हाँ पूछिए पूछिए प्लीज। हेलो कुसुम जी पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, आप बोले कि इसमें सूर्य चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसकी जगह मंगल और शुक्र को देखते हैं। हाँ बिल्कुल। वो कैसे देखेंगे? वो आप मतलब दोनों साथ में, जैसे त्रिशांश कुंडली मंगल शुक्र साथ में बैठ गए हो। हाँ तो जो मंगल है ना वो सूर्य का कार्य भी करेंगे और मंगल का भी काम करेंगे और चंद्रमा का कार्य शुक्र करेंगे।
तो मंगल और शुक्र की स्थिति देखो, दोनों साथ ही बैठ जाए तो सर बहुत बढ़िया। अच्छा होता है? तो सूर्य चंद्र की युति अच्छी थोड़ी ना कही जाती है। वही तो पूछ रही हूँ मैं आपको। हाँ, वो थोड़ी, मंगल शुक्र की युति भी अच्छी नहीं कही जाती और सूर्य चंद्र की युति भी अच्छी नहीं कही जाती, ठीक है वो उत्तम नहीं रहा। सर अब हाँ। इसमें जैसे मान लो विषांश में सर, जैसे आपने बताया कि उच्च के ग्रह बहुत अच्छे रहते हैं और स्वग्रही बहुत अच्छे रहते हैं, है ना? विषांश विषांश में, हाँ तो सर अब देखिए, जैसे सूर्य, मैं जैसे मान लो थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सबसे बढ़िया उच्च का, दूसरा स्वग्रही, तीसरा मित्र में, ये उत्तम है। खराब में शत्रु राशि और नीच। अब जैसे जैसे सर विषांश में जैसे सूर्य उच्च का हो तो, किसमें? त्रिशांश में? विषांश में विषांश जैसे आपने सर मैं विषांश में पहुंचा ही नहीं सर। त्रिशांश पढ़ा है क्या सर आपने? मैंने त्रिशांश पढ़ा है, त्रिशांश 1/5। सर आपने अभी कहा ना कि सूर्य चंद्रमा को त्रिशांश में नहीं देखते हैं, तो सर अगर सूर्य उच्च का हो तो क्या मतलब मैंने उसको ये देखा जाएगा? नहीं, सर प्रभु मैंने ये नहीं कहा नहीं देखते हैं। मैंने जी ये सर। कहा कि सूर्य का विश्लेषण मंगल से किया जाता है और चंद्र का विश्लेषण शुक्र से किया जाता है। इनका जी सर, त्रिशांश नहीं होता, क्लियर ये हो गया। अपनी शक्ति उनको दे देते हैं। जी सर। तो सर ये भी जैसे सूर्य उच्च का है, राहु भी उच्च का है और गुरु स्वराशि का है, तो ये मतलब ठीक बुध बढ़िया, मित्र बहुत राशि बढ़िया, में, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, उत्तम। और शनि ऐसे भी आदमी को स्वराशि में। जिंदगी में बिल्कुल, और शानदार। फिर शुभ सर लेकिन स्थान, राहु, शुभ सर स्थानों पे और राहु के तो एक ही जगह है, तो मतलब राहु उच्च का होगा तो केतु वो नीच एक ही का हो गया जगह, अपने वो एक ही जगह आएंगे हमेशा। तो उच्च नीच दोनों माने जाएंगे फिर वो। हाँ, वो एक मतलब जो एक उच्च का हो रहा है ना, तो वो सम प्रभाव हो जाता है इनका भाव। फिर भाव देखो किस भाव में है, 3, 6, 10, 11 में तो शुभ हो गए। ये बात जी बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात पकड़ी है ना। कई वर्ग कुंडलियों में राहु केतु एक साथ हो जाते हाँ सर, एक साथ आ जाता है। जी सर। हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, कुसुम जी आपके पूछ रहे थे। हेलो, हाँ कुसुम जी। हाँ सर, मैं वही पूछ रही थी कि इसमें भी वैसे ही देखेंगे क्या, पंचम भाव का स्वामी कहाँ गया है त्रिशांश कुंडली में, लग्न वो तो कुंडली से? देखोगे, मैंने बताया ना, तीनों चीजें देखनी है। हम्म। वो तो मैंने बताया ना आपको, तीनों इन कंटेस्ट टू द कुंडली, इंडिविजुअली एज वेल एज जो मैंने ये अग्नि वही और ये बताया, इसके अनुसार तो देखनी। हम्म। ये तीन ठीक तो है। आपको देखने ही पड़ेंगे। हाँ सर, एक और जैसे पूछना था ये। जैसे किसी व्यक्ति का लग्नेश त्रिशांश में शुभ हो गया, हाँ जी। तो आप सोचो कितनी बढ़िया कुंडली होगी। हाँ हाँ सर। बताइए। सर एक इंद्र का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे अग्नि, तो अग्नि तत्व का प्रधान, इंद्र से क्या हाँ, मतलब निकालेंगे अपन? जैसे इंद्र किसी यानी को इंद्र में होना। समस्त वैभव सुख, गाड़ी वाहन, आनंद, हर तरह की चीजें। इंद्र से बड़ा सुख किसी का ही नहीं। अच्छा सर, ठीक इंद्र है। से बड़ा सुख किसी का ही नहीं। यानी सब कुछ मिलेगा उसको, तो इंद्र हो गया, वो तो इंद्र हो गया, तो उसको क्या नहीं मिलेगा बताओ आप। और सर लास्ट वाले का क्या नाम बताया आपने, धनत के बाद में? जलद यानी बादल, हाँ। है ना। जलद का मतलब होता है जो सौम्य हो, सुशील हो। ये भी उत्तम है, अच्छा है, ठीक है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज विकास जी नहीं आए क्या? हेलो सर इनमें, जैसे सर इनमें योग भी बनते हैं तो सर नहीं आए वो सर। भी देखिए, ऐसा है, शास्त्र में एक बात कही है, योग सिर्फ कुंडली में बनते हैं। योग सिर्फ कुंडली में बनते हैं। कुछ योग हैं जो कुंडली और नवमांस में बनते हैं, जैसे मृदंग योग है, जैसे पारिजात योग है ना। ऐसे कुछ योग हैं जो
उन दोनों के सहयोग से बनता है। बाकी वर्ग कुंडलियों से योगों का कोई संबंध नहीं किया गया, वर्ग कुंडलियों के योग नहीं कैलकुलेट किया जाता। वहां योग यही है जो मैंने आपको शुभ करता और पाप करता बताया, वो योग ही तो है। योग क्या है, चलो आप बताओ योग क्या है? भाई एक ऐसी विशिष्ट स्थिति ग्रह विशेष की जहां वह ताक शक्ति को पाकर, शुभत्व को पाकर शुभ करता हो जाता है, वही तो योग है। दूसरा योग क्या है कि वह पापत्व को खत्म करने वाला हो जाए, वह भी योग है। यानी कि हर स्थिति में वह ऐसा हो कि शुभ को शुभ बढ़ा दे और पापत्व को खत्म कर दे। तो चाहे वो विपरीत राजयोग में करें तो भी शुभ हो गया, और शुभ होकर अन्य स्थिति ऐसी पैदा हो जहां वह और शुभ हो जाए तो वह योग हो गया। तो योग का मतलब ये होता है ना, तो वह सब योग वो तो लगाने ही लगाने हैं ना आपको। शुभ कत्री यहाँ लगानी पड़ेगी आप। अब यहाँ उच्चाभिलाषी क्या लगाओगे आप? फिर भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। उच्चाभिलाषी भी लगा सकते हो, बिल्कुल है ना। यहाँ नीचाभिलाषी भी लगा सकते हो। तो जो जो चीजें लगा सकते हो, चॉइस मैंने पैरामीटर लगाया वो सब लगाओ। आजकल तो ये तक भी हो गया कि षोडश वर्ग का भी अष्टक वर्ग बनता है, उनका भी भावादि बल लिखा रहता है कई सॉफ्टवेयरों में। अपने सॉफ्टवेयर में षोडश वर्ग का अष्टक वर्ग है। ठीक है जी, ये लेवल टू तक की बात ये है, इससे ज्यादा नहीं। लेवल 3 में करेंगे वो अष्टक वर्ग कैसे काम करता है, इनका भावादि बल कैसे काम करता है, वो आगे आगे की बात है, वो भी कराएंगे, अगले लेवल में कराएंगे। अभी इतना हो जाएगा तो फिर पकड़ में नहीं आएगी आपको कोई चीज। आसान नहीं है इनको लगाना, स्थापित करना। ठीक है, मैं समझता हूँ आज हाँ जी कपिल जी।